So here is the third part of letter of credit, and in the previous two videos we have discussed some kinds, forms and types of LOC. Now in this video we will discuss how a letter of credit is opened and operated. Before starting the procedure, we should know that there are some particular kinds of documents that are necessary for opening a letter of credit, or more precisely बिज़नेस लेटर ऑफ क्रेडिट। जब हम अपने बिज़नेस के लिए अपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, तो जो प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स हमें अंदर ऐड करने होते हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय एप्लीकेंट। इट इज़ अ पर्सन हु इज़ एन इम्पोर्टर, जो कि अपने बैंक के साथ एप्लीकेशन साइन करता है। बैंक उसको फिर एक इनवॉइस जो है वो बना कर देता है, और फिर उसके बाद एक इंश्योरेंस कवर नोट जो है वो हमें सबमिट करवाना होता है। जो गुड्स हम भेजना चाहते हैं उनकी इंश्योरेंस करवाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो भी हम डॉक्यूमेंट अंदर ऐड करते हैं। उसके अलावा लेटर ऑफ अलॉटमेंट और कंसेंट फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्री। अगर आप जो है डेफिनेटली जब आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो लेटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड मेंबरशिप सर्टिफिकेट। कोई भी रजिस्ट्रार चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, या ट्रेड एसोसिएशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा रीन्यूड ट्रेड लाइसेंस, आपका जो है वो टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके अलावा जो आपका वैल्यू एडिड टैक्स होता है वो सारी सर्टिफिकेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। रीन्यूड इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपने साथ में अटैच करना है, और इनकम टैक्स असेसमेंट भी आपने साथ में अटैच करनी है। दीज आर दोज डॉक्यूमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ओपनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। जो अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप अपना LOC ओपन नहीं करवा सकते। सो डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, लेट्स मूव ऑन टू द हाउ अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ओपन एंड ऑपरेटेड। इसका पूरा प्रोसीजर अभी हम स्टडी करते हैं। So here is the procedure for opening a letter of credit. We start from the agreement procedure. एग्रीमेंट जो है वो आपके इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान में होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में जो गुड्स उन्हें ट्रांसफ़र करनी होती हैं उन सबको प्रॉपर फॉर्म में जो है एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों की कॉन्सेंट इंक्लूडेड होती है। दोनों पर्सन्स ने अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी मेंशन किया होता है। जो इंपोर्टर है वो बताता है कि मुझे ये सारी गुड्स जो हैं वो चाहिए, और जो आपका एक्सपोर्टर है वो बताता है कि वो किस प्राइस पर ये गुड्स देने के लिए रेडी है। तो एग्रीमेंट जो है सबसे पहले आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान में होगा। जब बायर और सेलर यानी कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर आपस में ट्रांजैक्शंस की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, तो वो जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है इनवॉइस। वो जो इनवॉइस है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो बेसिस बन जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट की बेसिस बेसिकली वो इनवॉइस लेटर ही होता है, जो कि बायर और सेलर के दरमियान में बनाया जाता है। वो परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो बायर लेकर जाएगा अपने बैंक के पास, जो कि नेक्स्ट हमारा स्टेप है विच इज़ एप्लीकेशन टू बैंक। आपका इंपोर्टर या जो बायर है वो उस इनवॉइस को लेकर जाएगा बैंक के पास और रिक्वेस्ट करेगा फॉर क्रेडिट कि हम जो है इस तरह की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो है वो हमें फाइनेंस करें या एक चैनल प्रोवाइड करें जो है इस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। बैंक क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता है। बेसिकली जो आपका एक्सपोर्टर होता है वो चाहता है कि उसको श्योरिटी मिल जाए कि उसको जो है उसकी जो प्राइस है वो रिसीव हो जाएगी। तो आपका बायर उसके बिहाफ पर, एक्सपोर्टर के बिहाफ पर अपने बैंक में जाकर एप्लीकेशन देगा। बैंक क्या करेगा, उस इनवॉइस के ऊपर जितनी भी चीज़ें मेंशन होगी वो राइट डाउन कर लेगा अपने पास, और फिर जो है वो क्रेडिट रिस्क देने के लिए रेडी हो जाएगा। क्रेडिट रिस्क है ना कि अगर आपका इंपोर्टर आपको पे नहीं कर पाता एक्सपोर्टर को, तो फिर आपका बैंक पे करेगा। तो इस क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ही LOC जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो आपके एक्सपोर्टर को श्योरिटी मिल जाएगी उस वजह से। अब आप बैंक के पास गए, आपके बैंक ने आपकी इनवॉइस के ऊपर सारी डिटेल्स को राइट डाउन कर लिया, और आपको जो है वो आपने एप्लीकेशन साइन की और उसने आपको क्रेडिट रिस्क सिक्योर करने की अश्योरिटी दे दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इशुएंस ऑफ लेटर। आपका बैंक आपको एक लेटर इशू करेगा जिसमें आपका वो सारी डिटेल्स हैं, और ये जो लेटर है बैंक आपका इशुएंस बैंक इशू कर रहा वो दूसरी कंट्री में बैठे हुए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को करेगा बेसिकली। अभी तक इस प्रोसेस में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बायर जो कि गुड्स को परचेज़ कर रहा है। दूसरा पर्सन है हमारे पास सेलर जो कि एक्सपोर्टर है, ठीक है। बायर अपने बैंक के पास गया, और ये बैंक है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बैंक को जाके उसने एप्लीकेशन दी
नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो ये होता है कि बायर का बैंक सेलर जिस कंट्री में रहता है उसके किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास जाता है और उसको एक लेटर इशू करता है कि मेरा कंट्री का ये पर्सन आपकी कंट्री के पर्टिकुलर पर्सन से जो कि बेनिफिशरी है उसे ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहता है, तो हम श्योरिटी देना चाहते हैं। वो जो है वो लेटर इशू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपका बैंक यानी कि बायर्स बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास जाए को लेटर इशू करेगा और जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा फिर कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट का। यहाँ पे फिर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि हम इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए रेडी हैं, हम क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। जब आपका एडवाइजिंग बैंक या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्रेडिट देने के लिए रेडी हो जाता है तो वो क्या करता है, एक थोड़ी सी फॉर्म में थोड़ा सा क्रेडिट आपके सेलर को प्रोवाइड करता है ताकि वो गुड्स की शिपमेंट कर सके, जिसको हम रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उस केस में आपका एडवाइजिंग बैंक या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपके सेलर को जो है वो शिपमेंट के लिए थोड़े एक्सपेंडिचर्स प्रोवाइड करता है कि वो शिपमेंट कर सके गुड्स की। अब नेक्स्ट काम होता है गुड्स की शिपमेंट करना। जब आपका सेलर गुड्स की शिपमेंट करना चाहता है, गुड्स आपके बायर को भिजवाना चाहता है, तो डेफिनेटली किसी वे के थ्रू कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है, कोई भी गाड़ी वगैरह यूज़ करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रायंगल के तौर पर वो शिपमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसको यूज़ कर रही हूँ। सेलर क्या करता है, जब गुड्स को ट्रांसफ़र करने लगता है तो सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, क्योंकि उसको उसकी मनी तभी मिलेगी जब वो बायर को गुड्स के साथ साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करेगा। ठीक है, तो उसने सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुल करना है। हर कंपनी की और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। जिस कंट्री में आप अपना गुड्स भिजवा रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जिस कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग भी आपके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट्स और गुड्स हमारे सेलर ने भिजवा दी हैं हमारे तक। ठीक है, अभी तक जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी तक पहुँची हैं, ये अभी तक बाहर तक नहीं पहुँची। जब सेलर ने गूड्स भिजवा दी और डॉक्यूमेंट्स को सारा कुछ कंफर्म कर लिया, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा फिर अपने बैंक के पास। ठीक है, यहाँ पर आपका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि सेलर ने जब गूड्स भिजवाई हैं वो वापस जाएगा इशूइंग या एडवाइजिंग बैंक या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास, और वहाँ पर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट के और जो हमारी इनवॉइस थी उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को और इसकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे, क्या दोनों के कंटेंट आपस में मैच होते हैं कि नहीं। जो गुड्स कहा था वो भिजवा दी हैं, जिस डेट पर कहा था उस डेट पर भिजवा दी हैं, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेंगे और उसके बाद सेलर से डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव कर देंगे। जब सेलर से डॉक्यूमेंट आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास चले जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट ने उस बैंक ने उसकी स्क्रूटनी कर ली है। स्क्रूटनी करने के बाद वो वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशूइंग बैंक को भिजवा देगा कि हमारे सेलर ने हमारे कंट्री में जो पर्सन है उसने गुड्स को जो है वो डिस्पैच कर दिया है, भिजवा दिया है, और ये डॉक्यूमेंट्स उसने हमें भेज दिए हैं। इशूइंग बैंक क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिसीव कर लेता है। ये सारा का सारा प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आपके सेलर ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाई, जब डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो आपका इशूइंग बैंक पेमेंट कर देता है आपके सेलर को। यहाँ पर आपने क्या करना है, जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे सेलर ने तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं डॉलर के साइन से बता रही हूँ कि पेमेंट भी हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, जब पेमेंट हो गई, जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है उसने इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच कर दिया। अब आपका इशूइंग बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। यहाँ पर इशूइंग बैंक ने भी सारी चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना है कि जो इनवाइस के सारे कंटेंट्स थे और जो एक्चुअल में इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं वो मैच होते हैं कि नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह का कोई केस तो नहीं। इशूइंग बैंक सब डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद चेक करता है। उसके बाद इशूइंग बैंक दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स भेजता है बायर को, विच इज़ कॉल्ड द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए जाते हैं तो यहाँ से आपका जो इशूइंग बैंक है आपके बायर के बैंक से वो पैसा क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा। डेबिट करने का मतलब है कि जितनी अमाउंट हमने सेलर को पे की है बायर के अकाउंट से उतनी अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। अमाउंट को लेस कर लिया, इशूइंग बैंक की भी पेमेंट हो गई, यहाँ पर आपको सेलर को भी पेमेंट हो गई। इशूइंग बैंक और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो आपस में फिर जो है निगोशिएशंस कर लेगा कि कितनी अमाउंट हमने आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, बायर ने पेमेंट कर दी क्योंकि बायर के अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हो चुकी है। बायर क्या करेगा, जब इशूइंग बैंक बायर को डॉक्यूमेंट्स देगा, उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा। डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगी जब बायर के पास,
तो ही बायर जो है वो इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से अपनी गुड्स रिसीव कर सकता है। अगर बायर के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो यहाँ से ये गुड्स उसको रिसीव नहीं कर सकता। बायर गुड्स को तभी रिसीव कर सकता है जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हों जो कि सेलर ने भिजवाए थे आपके इशूइंग बैंक को। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स को शो किया, आपने गुड्स को रिसीव कर लिया, सबको पेमेंट हो गई। इसने पेमेंट कर दी, इसने पेमेंट रिसीव कर ली, और इन दोनों को भी जो जिन्होंने क्रेडिट को सिक्योर किया था उनको भी पेमेंट्स हो गई। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। Coming up to our next point, which is advantages of letter of credit. Because letter of credit involves different kind of parties, सो हर पार्टी को लेटर ऑफ क्रेडिट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम सबसे पहले इम्पोर्टर की बात करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ इशूअर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। वो सबसे फर्स्ट पर्सन है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने के लिए बैंक में जाता है। तो अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले उसको एडवांटेज होता है इंक्रीज क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग इंक्रीज होने का मकसद ये है कि आपकी बाहर के इन्वायरमेंट में लोग आपको लोन देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज हो जाती है, आप बेटर पोजीशन में होते हैं बिजनेस करने के। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेंशन। डेफिनेटली जब आप गुड्स को बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग इंक्रीज होने की वजह से, क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होने की वजह से आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। पेमेंट इन होम करेंसी, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके इंपोर्टर को किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो मनी इसके बैंक से निकली है या डेबिट की गई है वो इसकी होम करेंसी में की गई है, तो देयर इज़ नो नीड टू फेच अ फॉरेन एक्सचेंज। उसके अलावा है रिडक्शन इन रिस्क। रिस्क को डेफिनेटली रिड्यूस किया गया है। जो इंपोर्टर है उसको रिस्क होता है कि वो पेमेंट करेगा किसी ऐसे पर्सन को जो जिसको फेस उसने कभी नहीं देखा, जिससे वो कभी मिला नहीं है। तो ऐसे सेलर के साथ आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो रिस्क में अपने आप को फील करते हैं। वो रिस्क जो है वो आपका बैंक रिसीव कर लेता है आपसे, और उस केस में आपके रिस्क को रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्टर को देखें तो पूरे के पूरे प्रोसेस का जो बेनिफिशरी है वो पर्सन एक्सपोर्टर होता है। इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एलओसी से। सबसे पहला बेनिफिट है अर्ली पेमेंट। इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही वो गुड्स को डिस्पैच करता है साथ ही उसको पेमेंट रिसीव हो जाती है। उसको वेट नहीं करना पड़ता कि इंपोर्टर पहले गुड्स चेक करेगा और फिर जो है आफ्टर डिलीवरी उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके अलावा प्री शिपमेंट फाइनेंसिस, डेफिनेटली इसको बहुत फ़ायदा है। ग्रीन और रेड क्लास में आप प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग भी, शिपमेंट करने से पहले भी फाइनेंसिस ले सकते हैं, अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। रिस्क कवर्ड, डेफिनेटली इसका भी रिस्क कवर हुआ है। एक्सपोर्टर ने जो गुड्स भिजवानी है उसको पता होना चाहिए कि वो किस इंपोर्टर को भिजवा रहा है, तो उसमें भी उसको अपने बैंक से श्योरिटी मिल जाती है, उसका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है कि उसको पेमेंट ज़रूर रिसीव होगी। नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं बैंकर्स के लिए। बैंकर की सोर्स ऑफ इनकम है। जब आप एलओसी इशू करवाते हैं तो बैंक ने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट को इधर से उधर ही नहीं करना होता, बल्कि वो आपसे सर्विस फ़ी भी चार्ज करते हैं। तो वो सर्विस फ़ी आपकी बैंक की अर्निंग्स कहलाती है, जिसको हम कमीशन भी कहते हैं। उसके अलावा इंक्रीज बैलेंसेस। जब आपके बैंक में एक इंपोर्टर आता है, वो पहले आपके अकाउंट ओपन करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा, देन ही एलओसी ओपन किया जाएगा ना, तो आपके डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं इस वजह से, यानी कि ओवरऑल बैंक की इनकम इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू रिलेशनशिप्स। जब बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो वो आउटसाइड द कंट्री भी डिफरेंट बिजनेस पार्टनर बना सकता है, जिससे उसका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होता है, न्यू कस्टमर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है बेटर रेपुटेशन। आपकी बैंक की रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है। जब आप एल ओ सीज इशू करते हो तो डिफरेंट फॉरेन बैंक्स के साथ आपके रिलेशन मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। जब आप फॉरेन बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है, बैंक्स के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट एडवांटेज है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को भी एलओसी से फ़ायदा होता है। उसके पास डॉक्यूमेंटेशन यानी कि प्रूफ आ जाता है कि ये इंपोर्ट ने एक्सपोर्ट की गई है। आपने अभी देखा है पीछे कि टैक्स जब रिसीव किया जाता है तो वो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स भी उसमें साथ में अटैच करना ज़रूरी है। तो आपके बैंक की डॉक्यूमेंटेशन, आपकी गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा होता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। इकोनॉमी में हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न प्रूफ फॉर्म में होती है। गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज़ कैसे होती है? जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको टैक्स भी पे करना है, डिफरेंट ड्यूटीज़ पे करनी है, तो उससे टैक्सेस और ड्यूटी से गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ होती है, जिससे वो अल्टीमेटली अपने सोशल बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। जनरल पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होता है। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जब आप फॉरेन में गुड्स भिजवाओगे या फॉरेन से गुड्स लेकर आओगे तो आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। लोगों को पैकेजिंग के लिए, एक्सपर्ट एजेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कंपनीज़, वो सारी अंदर इन्वॉल्व होंगी। जब डिफरेंट कंपनीज अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को हम जो है वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपकी जनरल पब्लिक के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उनकी लिविंग को इंक्रीज़ किया जा सकता है। वैरायटी ऑफ गुड्स है। नेक्स्ट
कि आपके जो एक कंट्री के लोग हैं वो दूसरी कंट्री की बेस्ट गुड्स को भी अपनी कंट्री में बैठकर यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड की वजह से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पर बैठकर रिसीव कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी कंट्री में जब इशू किया जाता है तो वो आपकी पेपर करेंसी को एक तो जो है वो चेंज कर देता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस को हम सिक्योर कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।